नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुजस एक्सप्लेन्ड पे। आज हम 26 सितंबर 2025 को शुक्रवार के दिन का सुजस है वो कवर करेंगे। तो इस दिन भजन लाल जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं वो हैदराबाद की विज़िट में थे और हैदराबाद पे वो प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित कर रहे थे। तो वे राजस्थानी जो हैदराबाद में रह रहे हैं उनके समूह को वो भजन लाल जी है वो एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो अपने प्रवासी राजस्थानी हैं वो जहाँ भी जाते हैं अपनी राजस्थानी मिट्टी की खुशबू वहाँ बिखेरते हैं। दुनिया भर में प्रवासी राजस्थानी अपने काम में सामाजिक सरोकारी कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारी सरकार जो है वो क्या काम कर रही है, वो ऐसे काम कर रही है जो निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। और उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से अपील करते हुए कहा कि राज्य में उपलब्ध जो असीमित अवसर हैं उसमें वे निवेश करें और प्रदेश के विकास में साझेदार बने। तो एक तरह से वो जो है लॉलीपॉप दे रहे थे प्रवासी राजस्थानियों को कि वो आके राजस्थान में निवेश करें। तो इस दौरान उन्होंने दिसंबर में जो लास्ट ईयर दिसंबर में राइजिंग राजस्थान हुआ था उस दौरान उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। तो इस बार 2025 में क्या होने वाला है, 2025 10 दिसंबर को हम पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो मनाएंगे। तो उन सभी समारोह में उपस्थित हैदराबादी राजस्थानी जो प्रवासी है उनको उन्होंने आमंत्रण दिया शामिल होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, श्री शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस की श्रृंखला की शुरुआत आज हैदराबाद से की जाएगी और देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की मीट का आयोजन किया जाएगा जिससे दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के संबंधों को मजबूती मिले। और प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष विभाग बनाने की घोषणा है वो भजन लाल ने की। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचयन जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न सत्रों का आयोजन भी किया जाएगा। तो काफ़ी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जाएगी जहाँ पे इन सारे मुद्दों पे है वो बातें की जाएगी और प्रवासी राजस्थानियों से ये आग्रह किया जाएगा कि वे प्रदेश के विकास में इन क्षेत्रों में है वो निवेश करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने गिनाया कि प्रदेश में जो निवेश की अपार संभावनाएं जो मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि जो लास्ट ईयर राइजिंग राजस्थान हुआ था तो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे और 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयूज पे हैं वो धरातल पे उतर चुके हैं। और हम राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारा राज्य जो है वो देश में मौजूदा हाईवेज का तीसरा और रेलवे का पाँचवा सबसे बड़ा नेटवर्क है। राजस्थान में 7 प्रमुख हवाई अड्डे हैं और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश से गुजरता है। तो ये एक सवाल बन सकता है कि जो DMFC है, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहाँ से गुजरता है, तो राजस्थान उसका सही आंसर होगा। और हाईवेज़ की अगर बात करें तो हम 3 नंबर पे हैं और रेलवे की बात करें तो हम 5वें नंबर पे हैं और राजस्थान में है वो 7 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। तो वो है कि प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए 20 से अधिक नई नीतियाँ बनाई गई है। साथ ही नए इंडस्ट्री एरिया स्थापित किए गए हैं। पचपदरा की रिफाइनरी भी इसी साल शुरू होने वाली है। और राज्य में है वो राज्य सरकार जो है वो 1232 निवेशकों को भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है। 17 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 34,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है जो निवेश को धरातल पर उतारने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो किस कदर हम जो है वो जो निवेश हुए हैं, जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं हमारे पास, उनको धरातल पे उतारने के लिए किस स्पीड से हम काम कर रहे हैं वो भजन लाल ने वो बताया है इस समारोह में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस हर ज़िले में हम एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाने की बात हमने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन को सुदृढ़ किया है। इसके तहत पिछले 1 साल में 14 नए चैप्टर खोले गए हैं और पूर्व के 12 चैप्टर में भी अध्यक्षों को मनोनीत कर सभी 26 चैप्टर्स को क्रियाशील किया गया है। आज दुनिया के सभी बड़े शहरों, लंदन, न्यूयॉर्क, रियाद जैसे बड़े शहरों में राजस्थान फाउंडेशन है वो चैप्टर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। इसके लिए प्रवासी समुदाय राज्य सरकार के साथ राजस्थान की विकास यात्रा के साझेदार बन रहे हैं। तो राजस्थान फाउंडेशन, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो मदद करता है कि जो भी प्रवासी राजस्थानी है उनसे अपील करता है कि वो आए राजस्थान में निवेश करें, है ना, वो सब के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रवासी राजस्थानियों के परिवारजन के लिए प्रदेश की हर जिले में सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया गया है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो कोई आदमी है जो राजस्थान का निवासी है और वो कहीं विदेश में प्रवास कर रहा है तो उसके प्रवासी राजस्थानियों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जो भी उसके रिश्तेदार हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसके लिए हमने यह सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया है जो भी एडिशनल कलेक्टर लेवल पे है। ठीक है,
और एक और इसमें सेक्शन बना हुआ है जो कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार ले रही है अभूतपूर्व निर्णय। तो हमने क्या क्या किया है अलग अलग सेक्टर्स में, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सीएम ने कहा कि 25 सितंबर को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 2800 मेगावाट क्षमता की 42,000 करोड़ की न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। तो याद रखना कितने मेगावाट किया, तो वो 2800 मेगावाट की क्षमता की 42,000 लागत वाली एक माही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शिलान्यास किया है। और बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, रूफटॉप सोलर, पीएम कुसुम के तहत विकेंद्रीकृत सोलर प्रोजेक्ट सहित ऊर्जा के हर क्षेत्र में राज्य ने एक नई पहल की है। पर्यटन निवेश में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटन के लिए न्यूनतम निवेश को 100 करोड़ रुपए से घटाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है। और इस संशोधन से हेरिटेज, वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ साथ घरेलू निवेशकों को भी भागीदारी का अवसर मिलेगा। हमने रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव्स के लिए पर्यटन में निवेश की सीमा 50 करोड़ से घटाकर 10 करोड़ कर दी है। ठीक है। तो पर्यटन में निवेश की अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो जब अगर भूमि आवंटन की बात करोगे तो भूमि आवंटन के लिए अगर आपको है वो 50 करोड़ रुपए ही डालने पड़ेंगे। और अगर आप स्टैंडर्ड सर्विसेज में आओगे तो इस पैकेज के लिए आपको जो न्यूनतम सीमा है वो 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। राजस्थान की जो खनिज नीति है और राजस्थान की जो एमसेंट पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार ने लॉन्च की है। जयपुर और जोधपुर में अत्याधुनिक टियर 4 डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं और जल्दी ही नई सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी है वो आने वाली है। और मुख्यमंत्री ने इस दौरान सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया और राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर मेंबरशिप की भी लॉन्चिंग की। तो हमने बेसिकली जो भी प्रवासी राजस्थानी हैं उनको हमने गिनाया कि देखो हम ये विभिन्न सेक्टर्स में ये काम कर रहे हैं। हम एनर्जी सेक्टर में कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर सेक्टर में कर रहे हैं, हम भूमि आवंटन के तहत पर्यटन में कर रहे हैं, हमारी खनिज नीति बेहतर हो रही है, हम नई एमसेंट पॉलिसी लेके आए हैं, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आए हैं। तो हम सब इतने सब काम कर रहे हैं, तो आप आइए राजस्थान में निवेश कीजिए। तो बेसिकली जो थीम है वो है आने वाले दिसंबर में जो प्रवासी राजधानी दिवस होने वाला है, जो पहला प्रवासी राजधानी दिवस होने वाला है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहला आयोजन है। तो पहला प्रवासी राजधानी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2025 को है वो मनाया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। और एक ये बन जाता है कि इसके आयोजन के लिए पहली मीट है वो कहाँ की गई? तो हैदराबाद में है वो इसकी पहली मीटिंग की गई और वहाँ पे रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो अगली खबर है कि मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में हाईटेक सिटी का भी दौरा किया। चूँकि भजन लाल जी है वो हैदराबाद दौरे पे थे, तो उन्होंने वहाँ पे हाईटेक सिटी का दौरा किया और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और हेल्थ सेक्टर में जो सहयोग की संभावनाएं हैं उन पे विस्तृत चर्चा है वो की। और इन्होंने कहा कि किस कदर राजस्थान भी जो है वो आईटी और आईटीएस सेक्टर्स का राइजिंग हब है वो बनता जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो आईटी पार्क जयपुर, उदयपुर में है और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में है वो बहुत सी आईटी कंपनीज है वो काम कर रही है। तो जयपुर भी एक उभरता हुआ हब है वो बनता जा रहा है। रिप्स 2024 के तहत आईटी और आईटीएस प्रोजेक्ट को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव्स के तहत जो है वो 3 तरह के ऑप्शन हम दे रहे हैं। एसेट क्रिएशन इंसेंटिव्स नाम के 3 ऑप्शन है वो कंपनीज को दिए जा रहे हैं। या तो वो 7 सालों के लिए अपना 75% एसजीएसटी का रिइंबर्समेंट करवा लें, या फिर 20% कैपिटल सब्सिडी, या फिर 1.4% टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव TLIs है ना। तो 3 ऑप्शन है वो हमने कंपनियों को दिए हैं रिप्स 2024 के तहत। ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक बार ये अवसर चुनने पर आपको 10 साल तक इसका लाभ है वो मिलता रहेगा। शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद में हाईटेक सिटी का दौरा करके टी-हब की नवाचार उन्मुख क्षमताओं का अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि राज्य में 429 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं, जिनमें से उद्योगों के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है। तो राजस्थान में फ़िलहाल 429 इंडस्ट्रीज एरियाज़ हैं। ठीक है। इसके अलावा रिको की नई जो डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट नीति आई है ना, इसको अपने को ध्यान रखना है, के तहत राइजिंग राजस्थान योजना के तहत MOU धारकों को है वो औद्योगिक भूखंड आवंटन में आरक्षित दरों पर अवसर दिया जाएगा। प्रत्यक्ष भूमि आवंटन का ये 5वां चरण वर्तमान में प्रगतिरत है, जिसमें 79 इंडस्ट्रीज एरिया में 7,000 भूखंड आवंटन के लिए अभी उपलब्ध हैं। 5वां चरण है वो चल रहा है डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट का। और 79 जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 7,000 प्लॉट्स है वो अभी भी अवेलेबल है, कोई खरीदना चाहे तो। रिको द्वारा अभी तक 1,222 उद्यमियों को भूमि उपलब्ध करवाई गई है। ये फैक्ट जो है वो कुछ खास रटने वाले नहीं है। ठीक है, जस्ट मैं पढ़ रहा हूँ इनको ऐसे ही। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो अब आगे आने वाला है वो ये है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 33 गीगावाट की सोलर ऊर्जा
स्थापित हो चुकी है और हम देश में नंबर 1 आ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही राज्य में लगभग 27 लाख करोड़ रुपए के नवीनीकरण ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स अब विभिन्न चरणों में अभी फ़िलहाल है। तो एक और हम इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि अभी क्या चल रहा है सोलर एनर्जी की सेक्टर में। तो ये जो है वो 30 सितंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये डेटा है वो प्रोवाइड किया गया, जिसमें कहा गया कि राजस्थान जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में नंबर 1 है, ठीक है। 40 गीगावाट, लगभग 40,400 मेगावाट, इसको हम अप्रोक्सीमेट बोलें तो करीब 40 गीगावाट जो एनर्जी है वो राजस्थान की टोटल क्षमता है, जिसमें से 40,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है अपनी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें से 34.5 जो गीगावाट है वो सोलर से आती है और बाकी की जो है वो हाइब्रिड, विंड और ऑफ ग्रिड सोलर से वो अलग अलग आती है। तो अगर सिर्फ सोलर की बात करें तो 34,555 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 34.5 गीगावाट, और टोटल अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की तो वो आती है 40 गीगावाट, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 याद रखना राजस्थान है किसके मामले में, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में, ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो टोटल जो है वो 247 गीगावाट इंडिया की है वो रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी भी है। वापस आते हैं अपने न्यूज़पेपर पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ राज्य की नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति निवेशकों को क्लीन एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए प्रेरित है वो कर रही है। चलो उसके आगे है वो कुछ खास बात नहीं है कि आमंत्रण दिया और सहयोग की बात पे चर्चा हुई और उन्होंने राज्य में निवेश के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए उनको आमंत्रित किया और ये लोग मीटिंग में प्रेजेंट थे। चलो नेक्स्ट, हाँ, एक और बड़ा जो न्यूज़ इसमें है वो आई है वो ये है कि साइबर क्राइम्स है उनकी रोकथाम के लिए हम स्टेट लेवल पे एक जागरूकता अभियान है वो चलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो त्यौहार का सीज़न चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग होने वाली है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ठगी और धोखाधड़ी को बचाने के लिए जो गृह विभाग है उसके अतिरिक्त मुख्य सचिव जो भास्कर एस सावंत हैं, उन्होंने एक साइबर हेल्पलाइन 1930 है वो स्टार्ट की है। तो ये टोल फ्री है, मतलब कोई भी है वो अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाए तो इस नंबर पर रिपोर्ट करें, ठीक है। अक्टूबर महीने में एक्सटेंसिवली जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में जागरूकता अभियान चलाने के लिए काम करने वाली है और गवर्नमेंट है वो मेक श्योर करेगी कि हर एक आदमी को ये पता हो कि अगर उसके साथ क्राइम हो गया है, साइबर क्राइम हो गया है, तो 1930 पे है वो कॉल करना है, ठीक है। अगला है कि साइबर अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में ऊर्जा, पीएचडी, शिक्षा, जनसंपर्क और बैंक सहित सभी विभाग है वो एकजुट होकर है वो काम करेंगे। तो और क्या क्या करना है, तो मुख्य जो सचिव है, अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर सावंत, उन्होंने जो सूचना और जनसंपर्क विभाग है उनको शहर के सभी चौराहों पर होर्डिंग्स लगाने के लिए बोला है। सोशल मीडिया वगैरह पे उनके माध्यम से है वो लोकल इन्फ्लुएंसर्स जो है उनके द्वारा साथ मिलके प्रचार किया जाएगा। ऊर्जा और पीएचडी विभाग क्या करेगा, जो भी आपकी बिजली के बिल आते हैं, पानी के बिल आते हैं, वो बिलों पे भी 1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जिक्र होगा। और सभी बैंकों के साथ भी इन्होंने मीटिंग की है, व्यापारी संघों के साथ भी मीटिंग की है कि आप आम जन को जागरूक कीजिए। 1930 जो है वो एक साइबर हेल्पलाइन नंबर है। तो कल को अगर आने वाले एग्ज़ाम्स में सवाल आ जाए कि साइबर हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर क्या है, तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान सवाल होना चाहिए। 1930 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और न्यूज़ है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट 2। तो कंपोनेंट 2 में जो है क्या होता है, पहली बात तो इसमें हम सोलर पंप लगाने के बारे में है वो बात करते हैं। तो राज्य भर में 60,000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाना है और इन 60,000 में से क्या होगा कि जो 5500 किसान हैं वो जयपुर के हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की कंपोनेंट बी में जयपुर जिले में 5500 किसानों के खेतों में सोलर पंप है वो लगवाए जाएंगे। उद्यान विभाग जो है वो इसका नोडल विभाग है। किसान के खेत के आधार पर 3, 5, 7.5 या 10 HP पावर का सोलर पंप दिलवाया जाता है और सोलर पंप जो है वो संयंत्र लगाने के लिए न्यूनतम जो है वो 0.4 हेक्टेयर भूमि है वो किसान के पास होनी चाहिए। और इसमें जो है वो 60-40 का रेशियो है कि अगर कोई किसान है वो सोलर पंप लगवाता है कंपोनेंट 2 ऑफ कुसुम योजना के तहत, तो 60% लागत है वो सरकार देगी और 40% जो है वो किसान देगा। अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई किसान है तो उसको 45,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी है वो मिलेगी, ठीक है। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ पूरे अपने 26 सितंबर की न्यूज़पेपर को। तो उसमें एक जो न्यूज़ है बड़ी वो ये है कि 10 दिसंबर 2025 को हम प्रवासी राजस्थानी दिवस पहला मनाने जा रहे हैं।
एक और जो न्यूज़ है वो ये है कि सरकार ने वो आईटी हब के बारे में बात की कि जयपुर किस तरह से आईटी का हब बनता जा रहा है, और एक जो है वो साइबर क्राइम के बारे में है, और एक जो है वो कुसुम कुंभन के बारे में। 4 बातें मोटी मोटी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कमेंट्स के माध्यम से मुझे फीडबैक दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।